हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आई एम शीना जैदी। आज हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस क्लास है, ये एक मॉक टेस्ट की तरह है। तो आपकी जैसे 35 क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन उससे थोड़े से ज़्यादा ही, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए अच्छा ही है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, जैसे मॉक टेस्ट होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांस है, जो लेवल आने की चांस है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और अब सब में देखिएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए, मतलब अटेम्प्ट किया आपने जब से भी क्लास ज्वाइन करे, तो आपको सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो ना इसमें है ना एग्जाम में आपके होनी है। और कितने क्वेश्चंस हैं टोटल, उसमें से आपके कितने सही हुए, कौन सा गलत हो रहा है, इसका ट्रैक जरूर रखिए। जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको नोट करिए, कि जैसे क्लोज टेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वोकैबलरी में, जिससे आपको पता हो कि किस एरिया में ज़्यादा एफर्ट अभी डालना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सब कुछ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बस ये अब जल्दी जल्दी उसकी प्रैक्टिस है। थोड़ा शॉर्ट में कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो पहला है, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। एक के बाद एक स्पीकर आए, ये कहना चाह रहे हैं। अब अगर ये कहना है एक के बाद एक स्पीकर, तो उसके लिए कहेंगे, ये रूल है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। और ये जो दोनों नाउन हैं, ये अगर सेम वर्ड है, अगर ये सेम वर्ड है, बीच में प्रेपोजिशन आ रहा है, तो फिर इसमें रूल हो जाता है कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, और जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में, और थर्ड पॉइंट, नो आर्टिकल, ए एंड द कुछ भी नहीं यूज होगा। तो अब देखिए, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स कह रहे हैं, तो ये सेम नाउन है, रिपीट हो रहा है, बीच में आफ्टर का यूज किया है, तो ये गलत है। स्पीकर आफ्टर स्पीकर ये कहेंगे। और अगर आगे भी वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होता, तो यहाँ तो केम है तो इज कमिंग ऐसे बोलते। हैव या प्लूरल कोई भी नहीं आ सकता था, आर जैसे करते तो गलत होता। एक के बाद एक स्पीकर स्टेज पर आए, ऐसी बुक अपॉन बुक वॉज केप्ट, एक के ऊपर एक किताब रखी थी, बुक अपॉन बुक वॉज केप्ट। ऑन द रॉक्स ईडियम का मतलब क्या है? अगर कोई चीज ऑन द रॉक्स है, ये स्पेशली आता है बिजनेस की सेंस में या फिर रिलेशनशिप की सेंस में आएगा। तो ऑन द रॉक्स का मतलब होता है किसी चीज के फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लाइकली का मतलब है पॉसिबल कुछ है, तो लाइकली टू फेल मतलब इट कैन फेल वेरी, इट देर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ इट फेलिंग। अब ये ऑन द रॉक्स का मतलब, जैसे आप ये बोले कि देयर बिजनेस इज ऑन द रॉक्स के हैं, तो बिजनेस उनकी कंपनी डूबने वाली है, लग रहा है पूरी तरह। देयर मैरिज इज ऑन द रॉक्स वैसे कहेंगे। नेक्स्ट, जैसे कोई शिप रॉक पे टकरा जाए, रॉक के ऊपर चढ़ जाए शिप में, समुद्र में चलते हुए, तो अब वो डूब ही जाएगा। थर्ड, ही मेड मी टू डू ऑल द वर्क, उसने मुझसे सारा काम करवाया। ये है कॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन। कॉजिटिव मीन्स किसी से कोई काम करवाना। कॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? मेक को, मेक तो बहुत रिपीट होता है, लेकिन कॉज एक वर्ड भी होता है। तो मेक के साथ क्या करना है और कॉज के साथ क्या करना है? एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है, ये एक्टिव ये पैसिव। तो अब देखिए, मेक के साथ ये होता है कि एक्टिव वॉइस में मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में इट वुड बी टू प्लस V1, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कॉज, अगर कॉज वर्ड यूज कर रहे हैं तो एक्टिव में टू प्लस V1 और पैसिव में भी टू प्लस V1। जैसे कहें ही मेड मी, ये एक्टिव वॉइस है, उसने मुझसे काम करवाया, उसके द्वारा काम करवाया गया, अगर ऐसे होता दैट वुड बी पैसिव। ही मेड मी टू डू नहीं, बस ही मेड मी डू ऑल द वर्क। इसी बात को अगर हम कॉज से कहते, तो ही कॉज्ड मी टू डू ऑल द वर्क ऐसे कहते। या फिर आई वॉज मेड टू डू ऑल द वर्क, या आई वॉज कॉज टू डू। पैसिव भी बता दिया, एक्टिव भी कर लिया। थर्ड, एक सेकेंड, फोर्थ, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। वो था जो घर में भागता हुआ आया अर्थक्वेक के बारे में बताने के लिए। अर्थक्वेक आता है तो लोग एक दूसरे को बताने लगे, अरे अर्थक्वेक आ रहा है, भागो बाहर। तो वो भागता हुआ अंदर आया बताने के लिए कि अर्थक्वेक है। इट वॉज,
इट इज या इट वॉज के बाद, इट इज या इट वॉज के बाद हमें एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म लानी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वुड बी रॉन्ग। इट के बाद अगर इज या वॉज आ रहा है तो आपको एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करनी है। वही याद करिए, आपको बताया है कि एक होता है कि सही इंग्लिश है, लेकिन एग्जाम में क्या सही माना जाएगा हमें तो वो देखना है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल रूल फॉलो करना है, ट्रेडिशनल इंग्लिश फॉलो करनी है, मॉडर्न इंग्लिश नहीं। इट वॉज ही। इसी तरह से जैसे कि है वो मैं हूं, इट इज आई हु एम हेल्पिंग देम, वो मैं हूं जो उनकी मदद कर रहा है। तो इट इज आई हुआ सब्जेक्टिव फॉर्म, इसी आई के हिसाब से एम हो गया, वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग। फिफ्थ, अ फोर्सफुल एंड एग्रेसिव स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कोई बहुत ज्यादा फोर्सफुल कोई स्पीच दे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में कोई स्पीच दे, या उस स्पीच में किसी को बहुत बुरा भला कहा जाए और किसी के ऊपर कुछ एक्यूजेशंस हो, आरोप लगाया जाए। एक्सटेम्परी, ओरेशन, हैरेंग या एडुलेशन। टेम्पररी, अब ये टेम्पररी का मतलब क्या होता है? टेम्पररी का मतलब है जो चीज बहुत ही कम टाइम के लिए चलेगी, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो टेम्प का मतलब होता है टाइम। एक्स का मतलब होता है, जैसे एक्सक्लूड है, एक्स का मतलब बाहर निकाल देना या बाहर, एक्स का मतलब सीधे बाहर हो गया, आउट। एक्सटीरियर भी इसी से बना। और ये टेम्प को, टाइम को बाहर निकाल दिया। एक्सटेम्परी का मतलब होता है कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कुछ भी आप ऐसा स्पीच दें स्टेज पे जाके जो विदाउट प्रेपरेशन हो, बिना किसी प्लानिंग के, विदाउट पहले से आपको तैयारी नहीं थी ना, फिर आपकी पहले से ये डिसीजन था कि ये कुछ काम करना है ऐसा, तो वो एक्सटेम्परी होता है। तो अ थिंग दैट इज डन विदाउट प्लानिंग, पहले से प्लानिंग ना हो, वो होता है एक्सटेम्परी। तो टाइम को बाहर निकाल दिया, एकदम किसी से कहा कि जाके ये परफॉर्मेंस दो और कुछ भी टाइम उसे दिया नहीं गया। इसके लिए एक सिनोनिम भी लिख लीजिए, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू, प्रॉम्प्ट का मतलब भी होता है तुरंत, एकदम से, तो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब हो गया एकदम से कोई स्पीच दे दी हो जैसे। ओरेशन मीन्स पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में भाषण देना, तो पब्लिक स्पीकिंग हो गया। एड्यूलेशन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, लॉट ऑफ प्रेज, प्रेज एंड एडमिरेशन। लेकिन ये ज्यादातर एक्सेसिव की सेंस में आता है, ज्यादातर ये होता है मोर देन नेसेसरी, अगर किसी की तारीफ करी जा रही है। हैरेंग इसका मीनिंग हो गया, मतलब वन वर्ड हैरेंग हुआ कि गुस्से में किसी को जैसे बुरा भला कहें। बाय 8 AM एवरी मॉर्निंग आई फिनिश हैविंग माई लंच। अब एक मील को लेकर रूल किया है, मील को लेकर तो एक रूल हम लोगों ने किया था, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सारे वर्ड्स हैं, इनके पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आई एम हैविंग लंच बस इतना कहेंगे, अ या द लंच नहीं। पर्टिकुलर की केस अलग किया था, एक्सेप्शन अलग थे। बाय 8 AM एवरी मॉर्निंग आई फिनिश हैविंग माई लंच कह रहे हैं, 8 AM एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे मिस्टेक है। AM का तो मतलब ही है सुबह के 8 बजे, AM PM में यही तो डिफरेंस है। AM मतलब सुबह के, और जो PM होता वो इवनिंग के, रात के हो जाएंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग भी कह रहे हैं, AM भी कह रहे हैं, होना चाहिए था बाय 8 एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 8 बजे तक, हर सुबह 8 बजे तक ये काम हो जाता है। बाय 8 एवरी मॉर्निंग, बस इतना कहिए। सेवेंथ, हु रोट हैमलेट एक्टिव पैसिव, ये आपकी शायद कोर्स में भी रही हो। हैमलेट किसने लिखी थी? ऑब्वियसली शेक्सपियर ने लिखी थी, लेकिन हमें तो एक्टिव पैसिव करना है। हु इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म, हैमलेट हियर इज द ऑब्जेक्ट, रोट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट रोट रिटन। इसका पैसिव कैसे बनेगा? वॉज या वर और थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हु की क्या हो जाएगी? हुम। किसके द्वारा, किसके द्वारा के लिए हमें बाय हुम लाना है। फिर जो सब्जेक्ट है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बाय हुम सबसे पहले आया। वॉज लाना था क्योंकि हैमलेट तो सिंगुलर है, उसके हिसाब से वॉज पहले आ गया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बाय हुम वॉज हैमलेट रिटन, ये हमारा सही वाला आंसर है। लेकिन इससे इसके अलावा भी एक आंसर हो सकता है, इस पे डबल टिक लगाए है। दूसरा एक ऑप्शन है, हु वॉज हैमलेट रिटन बाय,
हु वॉज हेमलेट रिटन बाय, ये भी कह सकते हैं। ये वैसे मॉडर्न इंग्लिश की चीज है, लेकिन इसको भी एग्जाम में दिया जाता है, कभी कभार आ जाता है और इसको भी सही माना गया, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है, वो भी करेक्ट है। अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये है कि जो हु है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश में हु ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होने लगा है। अब आपको याद क्या रखना है, अब आप याद इस तरह रखिए जैसे हमें कहना है किसके द्वारा ये काम हुआ, तो बाय हुम, अगर हुम ला रहे हैं तो बाय के साथ लाइए, मतलब स्टार्टिंग में लाइए। और दूसरा मेथड है अगर हु ला रहे हैं तो फिर बाय लास्ट में लाइए। बस ये रूल याद रखिए, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों सही है, ये डबल टिक ये सिंगल टिक। तो बाय हुम कहा था तो ये ज्यादा अच्छा वाला मेथड हो गया, और अगर हु और बाय अलग अलग कर रहे हैं तो ये भी मेथड करेक्ट है, ये सेकंड नंबर पे आप मतलब प्रेफर पहले को करेंगे। एट्थ है अंडर द वेदर इडियम का क्या मतलब है। इफ somebody इज फीलिंग अंडर द वेदर, स्लाइटली सिक, अनहैप्पी, अंडर सस्पिशन या सीक्रेटली। तो अगर कोई अंडर द वेदर फील कर रहा है मतलब थोड़ा बहुत बीमार, मतलब जैसे कहते हैं आज थोड़े तबीयत डाउन फील कर रही है, उसे कहेंगे थोड़ा बहुत बीमार से, नॉट फीलिंग वेल। और अंडर सस्पिशन के लिए क्या होता है, अंडर अ क्लाउड, इसके लिए ईडियम है अंडर अ क्लाउड, कि किसी पे कोई शक कर रहा है। और अंडर द रोज, अंडर द रोज का मतलब है सीक्रेटली, दे मेट अंडर द रोज का मतलब है दे मेट सीक्रेटली, छुप के वो मिले थे। नाइन्थ, ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, इसमें कोई मिस्टेक है। व्हेन आई लास्ट सॉ हिम इंप्रूवमेंट, बिफोर आई लास्ट सॉ हिम, सिंस आई लास्ट सॉ हिम, फ्रॉम व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसकी उम्र बढ़ी हो, और उम्र तो सभी की बढ़ती है, लेकिन एज का मतलब एक ये भी होता है कि उम्र दिखाई देने लगी। एक है कि 10 साल हो गए, 10 साल पहले मिले थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहे हैं, एक है कि हाँ बहुत डिफरेंस दिखाई देने लगा है। तो हो सकता है कि जब मैं उससे लास्ट टाइम मिला था तब से उसकी उम्र दिखाई देने लगी हो, अपीयर होने लगी हो। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग टाइम के तरह ले रहे हैं, कब से ये काम हुआ होगा, एज कब से हुआ होगा, जब ये हुआ था तब से, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है, जब भी मैंने उससे उसे लास्ट टाइम देखा था तब से। और स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या लाते हैं, स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, सिंस आई लास्ट सॉ हिम ये है। और सिंस के बाद क्या टेंस लाते हैं, ये भी हम लोगों ने किया है। सिंस के बाद अगर कोई टेंस आपको लाना है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, मतलब ये स्टार्टिंग टाइम के फॉर्म में वी हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा स्टार्टिंग टाइम के तरह, स्टार्टिंग टाइम के तरह। अच्छा अब जैसे कहिए ही हैज बीन प्लेइंग, जैसे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, उसी के जगह आप कह सकते हैं ही हैज बीन प्लेइंग सिंस दे वेंट, जब वे गए थे तब से वो खेल रहा है। तो सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, ये V2 यही लाना था हमें, उसी तरह से यहाँ करना था। 10th, दो आई एम टॉल आई फील इंफीरियर फ्रॉम अदर्स, कितना ज्यादा पूछा जाता है ये। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफरेबल, इनके साथ टू का यूज होता है। टू अदर्स, मैं लंबा हूं लेकिन मैं दूसरों से अपने को कम समझता हूं। 11th, नेबुलस का सिनोनिम वेग, इनएडिक्वेट, इनसिग्निफिकेंट, टाइनी, जो हम लोग यहाँ पे वर्ड्स कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको सब ई बुक्स मिली थी, क्लास में भी हम लोगों ने बहुत सारे वोकैबलरी की ही है, लेकिन वो कैब बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, तो एटलीस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो कर ही लीजिए। नेबुलस का मतलब वेग होता है, नॉट क्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो। इसके लिए एक वर्ड ऑब्सक्योर भी है, ऑब्सक्योर का एक मतलब नॉट क्लियर है, और एक दूसरा मीनिंग इसका है नॉट नोन, जिसको कोई जानता ना हो। जैसे कोई एक्टर है उसको कोई जानता नहीं है, जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर है तो ही इज एन ऑब्सक्योर एक्टर, वहां बोल सकते हैं। या दिस थ्योरी इज ऑब्सक्योर टू मी, ऐसे बोल सकते हैं। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, सफिशिएंट, पर्याप्त। इनएडिक्वेट मतलब जो चीज पर्याप्त ना हो, अपर्याप्त, सफिशिएंट ना हो। और ये इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, अनइम्पॉर्टेंट हो गया इनसिग्निफिकेंट। टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, इसके माइन्यूट, मिनिएचर, मिनिस्क्यूल,
ये सब इसके सिनोनिम हैं। डिमिन्यूटिव तो इसके तो बहुत सारे हैं। फिर मिनिएचर, डिमिन्यूटिव में भी माइन्यूट आ रहा है, उसके बीच में देखिए माइन्यूट आ रहा है, और स्मॉल आप डॉर्फिश, मिजेट, बहुत सारे इसके तो बनते हैं। तो अब सारे तो नहीं लिख रहे, वो कैब में आपने सब पढ़े होंगे ई बुक से। Sham said to me, I came here yesterday and want to go back today. मैं कल यहाँ आया था और आज जाना चाह रहा हूँ। तो श्याम सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। जब पास्ट में है तो क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का टेंस और वर्ड्स दोनों चीजें चेंज होंगी, टेंस और वर्ड्स दोनों बदल जाएंगे। तो मतलब इसका होगा श्याम टोल्ड मी, सेड टू मी का टोल्ड मी हुआ, बताया की के लिए दैट आया। अब आई कौन है, वो जो श्याम था वो, तो उसके हिसाब से ही हो गया। केम पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, ये ऑप्शन गलत हो गया। येस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, येस्टरडे का द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, और प्रीवियस के पहले द है, इसका भी ध्यान रखें। श्याम टोल्ड मी दैट ही हैड कम, ही हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म, ये आंसर हो गया। श्याम टोल्ड मी दैट ही हैड कम देर, और हियर था तो देर हो गया, द डे बिफोर, और वांट का वांटेड टू गो बैक, टुडे है तो ये दैट डे, सारी चीजें हो गई बी ऑप्शन में। 13th, आई डोंट हेट मूवीज बट डैश गो टू अ प्ले, मुझे मूवीज से चिढ़ नहीं है बट डैश गो टू अ प्ले, बट ही वुड सेल्डम गो टू अ प्ले, आई वुड सिंपली, आई वुड रादर, या ही वुड प्रेफर। जो बिल्कुल ही नहीं आएगा, मुझे पसंद नहीं है मूवीज, मतलब मैं मूवीज से चिढ़ता नहीं हूं, लेकिन अब ही कहां से आ गया, अब ही की हम क्यों बात करेंगे, कि अपनी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि लेकिन है, या तो हम कहते हैं कि मैं हेट नहीं करता लेकिन उसको पसंद है, या मैं हेट नहीं करता, या मतलब मैं हेट नहीं करता लेकिन वो हेट करता है। मतलब अगर आपको बट लाना है तो सेम ही आइडिया को तो कंपेयर करेंगे कि मैं हेट नहीं करता हूं लेकिन वो हेट करता है। यहाँ पे तो मूवीज को ला रहे हैं और एक तरफ प्ले को ला रहे हैं, तो अपनी ही बात करेंगे। ही यूज नहीं होगा, ही वुड सेल्डम, ये गलत हो गया। ही वुड प्रेफर, प्रेफर के साथ तो 2+V1 आता है, ये भी रॉन्ग हो गया। प्रेफर के बाद टू लाएंगे या फिर आईएनजी फॉर्म ला सकते हैं, प्रेफर के बाद इन्फिनेटिव लाएंगे या जेरेंड ला सकते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है आई वुड सिंपली या आई वुड रादर, आई वुड रादर गो, मैं जाना चाहूंगा, मुझे मूवीज से चिढ़ नहीं है लेकिन मैं जाना चाहूंगा प्ले में, प्ले मुझे ज्यादा पसंद है। वुड रादर के रूल जल्दी से देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस V1, एक सब्जेक्ट है तो वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दो सब्जेक्ट हैं अगर, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस सब्जेक्ट 2+V2, तो फिर सेकेंड फॉर्म यूज होती है। दोनों सही है अपने आप में, मीनिंग तो मीनिंग भी ये हो जाएंगे, मैं चाहूंगा कि मैं जाऊं, मैं चाहूंगा कि वो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो जाए, मतलब जो भी काम है वो दूसरा करे। नेक्स्ट, तो ये आपने नोट, इसको नोट कर लीजिए, वैसे तो आपने पढ़ा ही है सब। माई आंट वॉज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, इसमें एरर, बहुत सिंपल रूल, माई आंट वॉज फर्स्ट नहीं कहेंगे, माई आंट वॉज द फर्स्ट। कार्डिनल नंबर जो नहीं, सॉरी, ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन सब के साथ द का यूज होता है। 15th, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, तो वो ठीक हो गया। और गलती ये है कि सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर का यूज होगा क्योंकि ड्यूरेशन दिया जा रहा है 4 घंटे से। सिंस कब आता है, जब स्टार्टिंग टाइम हो, जैसे आप कहते हैं सिंस 4 PM मैं पढ़ रहा हूँ, सिंस मंडे ये काम कर रहा हूँ, सिंस येस्टरडे, या फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस अप्रैल, इस तरह होता। 16, शी सेड टू अस, व्हाई हैव यू बीन ईटिंग दीज सिंस लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते से क्यों खा रहे हो। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में,
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस और वर्ड्स दोनों चीजें चेंज करनी है। वाई हैव यू, और अब हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में नहीं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब हमें नॉर्मल असर्टिव में करना है जिसमें सब्जेक्ट लाएंगे बाद में वर्ब लाते हैं। तो हैड वी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हमें हैड बीन तो करना ही है, हैव का पास्ट चला जाएगा तो हैड हो जाएगा। वाई हैड यू कौन है, मतलब वो वी में चेंज हो गया, तो वाई वी हैड बीन ईटिंग। अब क्या है, दीज को किस में चेंज कर देते हैं, दोज में चेंज करेंगे। और लास्ट वीक किस में होगा, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये होता है द प्रीवियस में। He asked us why we had been eating those since the previous week। ये सही हो गया। तो द भी, इसमें भी याद रखें द जरूरी है। अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं कि ये किसी को अगर डाउट हो कि ये वी जो है ये था वाई हैव यू, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस है तो उस अस के हिसाब से वी आया था। तो शी ने हमसे कहा, लड़की ने हमसे कहा, तो यू कौन है, वही हम है यू, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया सी। 17 ईडियम का मतलब हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई का मतलब फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ, अट्रैक्ट अ बुल्स अटेंशन, यूज अ रेड फ्लैग या ब्लाइंड अ बुल। अब बुल्स आई को हिट कर रहे हैं, जैसे मछली की आंख, निशाना लगाया और सीधे मछली की आंख में, तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट चीज पता लगाना। टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ, ये है फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ। अच्छा इसके अलावा एक बुल इन अ चाइना शॉप होता है, तो उसको अब लिख नहीं रहे, जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। बुल इन अ चाइना शॉप क्या होता है, कोई अजीब सा, बेढंगा सा, ऑकवर्ड सा पर्सन ऐसी जगह पे चला जाए जहां पे बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत थी। जैसे बोन चाइना के बर्तन कैसे होते हैं, उस बोन चाइना के बर्तन की जो शॉप थी उसमें कोई बुल सांड घुस गया तो वहां तबाही मचा देगा, वहां से ही बुल इन अ चाइना शॉप आया। चाइना मीन्स बोन चाइना। इसी तरह से एक ईडियम है शूट द बुल, शूट द बुल है, और शूट द ब्रीज, बुल या ब्रीज दोनों का मतलब है चैट करना, मतलब है ऐसी जैसे दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं इन एन इनफॉर्मल वे। फिर लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इनटू, लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल, मतलब इसका ये हो गया कि जैसे भैंस की वो सांड के सामने आप रेड फ्लैग लेके खड़े हो जाएं, तो मतलब है कि आ बैल मुझे मार, जैसे कहते हैं वो अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हैं कि वो आप पे अटैक ही कर दे, जबकि वो लाल रंग से नहीं होता, वो तो गलती, वो मिथ है। और फिर एक है, तो जिसको जल्दी जल्दी रिवाइज करें, बहुत ज्यादा ये रिपीट होते हैं क्योंकि। फिर है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एक ये आपको याद होना चाहिए, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। हम लोग सिर्फ आंसर नहीं डिस्कस कर रहे, आसपास जो उससे सवाल बन सकते हैं वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना। कोई सांड ने अटैक कर दिया बुल ने, तो उससे भागने के बजाय अपने उसके जो सींग है वही पकड़ लिए, तो मतलब है कि आप बहादुरी से किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं। 18th, इफ ही हैड वॉक फास्ट इनफ ही विल गेट द बस। ये तो सबसे ही इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं उनमें से है, चाहे इसकी बात करें चाहे वो इफ वाले की। एक तो ये याद रखिए, फास्टली तो कोई वर्ड होता नहीं है, फास्टली कुछ नहीं होता। फास्ट जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है, दोनों तरह से काम करता है। और तो हमें फास्ट लाना है। अच्छा दूसरी चीज है, एडजेक्टिव या एडवर्ब से अगर इनफ का रिलेशन है तो उसके बाद में ही आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में, जैसे टॉल इनफ, गुड इनफ, नाइस इनफ ऐसे होगा, इनफ बाद में आएगा, ठीक है। अब इफ का रूल में आइएगा, इफ ये कंडीशनल वाला रूल है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर पहला काम होता तो दूसरा हो जाता। इसमें क्या रूल है, आप इफ लाएं, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये अगर है वहां तक तो सही चल रहा है ना। अगर वो तेज चला होता, पर्याप्त तेज चला होता, तो दूसरी साइड में हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऐसा काम हो गया होता, उसने बस पकड़ ली होती। ही वुड हैव गॉट, गेट गॉट, गॉट होता है ही वुड हैव गॉट द बस,
ही वुड हैव गॉट द बस, ये हो गया। नेक्स्ट 19th, the officials played ducks and drakes with the public money। ducks and drakes का मतलब क्या है? collect, squander, played games या spent। ये वैसे एक ईडियम भी, वो ईडियम तो है ही लेकिन गेम भी होता है। यहाँ पे तो ईडियम की तरह पूछा है, वेस्ट करना, पैसा लुटाना। स्क्वांडर का मतलब वेस्ट करना होता है, तो वेस्ट कर रहे हैं ऑफिशियल्स जो है पब्लिक का पैसा, तो स्क्वांडर कहेंगे, वेस्ट समथिंग, लुटाना। सतीश टोल्ड अस दैट ही डैश मिल्टन। सतीश ने हमें बताया कि वो ही हैड रेड मिल्टन, ही रेड, ही वॉज रेड या ही इज रीडिंग। अब क्या नहीं हो सकता? उसने जब हमें पास्ट में बताया था तो आगे की वाली चीज भी पास्ट होनी चाहिए, तो प्रेजेंट वाला तो ये ऑप्शन हट ही गया। ही वॉज रेड तो पैसिव हो गया। ही वॉज रेड का तो मतलब उसको पढ़ा गया था, हमें क्या कहना है? उसने पढ़ा था। और जब रेड है, रीड की फॉर्म्स तो तीनों सेम होती है ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन, रीड, रेड, रेड, वो तो सेम होता है। तो फिर अगर हम पास्ट, इसको पास्ट इंडेफिनिट मान सकते हैं, ये सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं, और ये है पास्ट परफेक्ट। अब हमें क्या लाना है? पास्ट परफेक्ट लाएंगे। ऐसा क्यों होगा? जब उसने हमें बताया था तो उससे पहले पढ़ा था, बताया था तो उसने पहले पढ़ा था, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब है जब पास्ट में दो काम हो, जब पास्ट में टू एक्शंस हो, तो जो ज्यादा पुराना वाला काम है, जो अर्लियर वाला काम है, उसमें पास्ट परफेक्ट लाते हैं। तो सतीश टोल्ड अस दैट ही हैड रेड मिल्टन। 21, डिड यू लाइक माई सॉन्ग सेड द नाइटिंगेल टू द फ्रॉग। क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? नाइटिंगेल ने फ्रॉग से पूछा। इसमें ज्यादातर सवाल आए, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, आई हैव मेड देम माई सेल्फ, बट सम ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। तो ये वाला जो है ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। सेड द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने फ्रॉग से कहा था, फ्रॉग ने तो नाइटिंगेल से कहा नहीं था, ये गलत हो गया। द नाइटिंगेल आस्क्ड द फ्रॉग, वेदर आएगा इफ या वेदर, जब हाँ या ना वाला क्वेश्चन हो, वाई वेयर हाउ ना लगाओ, यस या नो वाला हो, तो इफ या वेदर में से कुछ लाते हैं। ये ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डिड यू लाइक, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, ये हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड लाइक्ड। 22, रेन, कैट्स एंड डॉग्स, ये तो सबसे ही ज्यादा, जो 10 ईडियम सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं उनमें तो ये हर हालत में है। रेन, कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे एक ब्लो द ट्रम्पेट होता है, अपनी तारीफें खुद करना, कि कुछ तो ऐसे हैं कि बच्चों को बिल्कुल रट गए हैं। एक वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, दोनों का मतलब है रास्क खोलना। फिर एक वो ब्रेक अ लेग, जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे बोला जाए ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, इसका मतलब है गुड लक। तो ये रेन, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है तेज बारिश होना, रेन हेविली। 23, ऐसी किक द बकेट एक बहुत आता रहता है, मर जाने के लिए किक द बकेट। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ऐसी वो ओवर द मून, तो ये तो बहुत कॉमन है। वंस इन अ ब्लू मून, ओवर द मून मतलब हैप्पी, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार, रेयरली। वी कैन डिसाइड इट ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब साथ में इतनी सारी चीजें भी बोल रहे, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में कुछ आया, आपको एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ ये तो मैम ने बताया था क्लास में, तो वो चीज आपकी उस वजह से सही हो गई। फार्दर का मतलब क्या है? फार्दर का मतलब है ये फार की डिग्रीज की तरह, फार, फार्दर, फार्देस्ट, दूर, ज्यादा दूर, सबसे दूर, ये हुआ। हमें क्या लाना है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर का मतलब हो गया एक्स्ट्रा या एडिशनल। यहाँ पे फर्दर का मतलब है, फर्दर के बाद अगर नाउन आ रहा है इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है एक्स्ट्रा और ज्यादा और अधिक इन्वेस्टिगेशन, जैसे फर्दर इंफॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो फर्दर आएगा। 24, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन, एक्ट पैसिव, ये भी प्रीवियस ईयर्स का है। दे आर गोइंग टू बिल्ड, दे सब्जेक्ट है, क्या चीज बना रहे हैं? न्यू एयरपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट है, उलट के न्यू एयरपोर्ट पहले आ जाएगा। और आर गोइंग टू बिल्ड, आर गोइंग का रूल किया था ना, ही इज गोइंग टू फॉल मतलब वो गिरने वाला है, तो इज एम आर के बाद गोइंग आए और इन्फिनिटिव आए, ये था, मतलब कोई काम होने वाला है तो इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव जो है 2 + V1, इसका पैसिव कैसे बनता है? 2 + B
प्लस V3, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही आती है। तो न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट, इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, ये सही हो गया। इज MR तो वैसे ही आएगा, ये तो वैसे ही हो गया। इज गोइंग तो फिक्स्ड है, इज गोइंग आर गोइंग जो भी है, और 2 प्लस बी और थर्ड फॉर्म। 25 सरेंडर समथिंग एज अ पनिशमेंट और पेनल्टी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई चीज आपको किसी को देनी पड़ जाए, सरेंडर करनी पड़ जाए अथॉरिटीज को, क्योंकि पनिशमेंट की तरह या फिर क्योंकि सजा है वो, मतलब वही सजा मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरफीट करना, एम्बेजल, प्लेजराइज या फॉर्जरी। तो देखिए इसको फॉरफीट कहते हैं, किसी को कोई चीज देनी पड़ गई एज अ पनिशमेंट तो उसको फॉरफीट बोला जाएगा, स्पेलिंग एरर में भी आता है। या किसी से एज अ पनिशमेंट कोई चीज ले लेना, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट, सीज। सीज कॉन्फिस्केट होता है, ये किसी से कोई चीज ली जा रही है, ये खुद ही आदमी दे रहा है, लेकिन दोनों की सेंस है तीनों की पनिशमेंट के फॉर्म में। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम है मिस अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। और इसका मतलब हो गया, इसका मतलब है कि जिस पैसे के लिए आप जिम्मेदार हैं उसी को चुराने लगे। किसी ने जिम्मेदारी, जैसे बॉस ने जिम्मेदारी दी थी, किसी को अकाउंटेंट बनाया था, उस पैसे को वो चुराने लगे जिसको रिस्पॉन्सिबल होना था जिस चीज का, तो वो एम्बेजल करना या मिस अप्रोप्रिएट करना होता है, स्पेलिंग में भी आता है। फॉर्जरी का मतलब है किसी चीज की एक नकली कॉपी बनाना, किसी चीज की कॉपी बनाना लोगों को चीट करने के लिए, फेक कॉपी। और प्लेजराइज का मतलब क्या होता है? प्लेजराइज को हिंदी में साहित्यिक चोरी कह देते हैं। प्लेजराइज का मतलब है स्टीलिंग समबडीज आइडियाज एंड यूजिंग देम एज योर ओन। किसी के क्रिएटिव आइडिया को चुरा के, जो उसने सोच के कोई चीज क्रिएट की है, उसको चुराना और अपने नाम से दे देना। जैसे किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक बनाई, किसी के वो हाथ लग गई तो वो म्यूजिक रिलीज कर दिया, अपने नाम से वो गाना बना दिया, अपने में यूज कर लिया उसने, गाने में थोड़ा सा चेंज करके। फिर ऐसी किसी ने पोएम लिखी, किसी और के हाथ लग गई, अपने नाम से लगा ली, तो वो हो गया स्टीलिंग समबडीज, वो भी चोरी है, स्टीलिंग समबडीज क्रिएटिव आइडियाज, आइडियाज। नेक्स्ट है 26, या कोरियोग्राफी के लिए हो सकता है, स्टेप्स चुरा लिए डांस के। इफ ड्राइवर्स ओबेड द स्पीड लिमिट फ्यूअर एक्सीडेंट्स अकर, ये कौन सा रूल है? इफ ड्राइवर्स ओबेड, कंडीशनल वाला ये है, कंडीशनल बहुत पूछते हैं। कंडीशनल के एक बार यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए इफ के साथ अगर एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब सारे हम लोग जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट 6-7 रूल्स में है, ये वाला बहुत रिपीट होता है, मतलब ये सारे। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरी साइड में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब हो गया विल या शैल और V1, ये हुआ। फिर दूसरी चीज है, अगर एक तरफ इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है मतलब सेकेंड फॉर्म, तो दूसरी साइड में होगा वुड प्लस V1, वुड हो जाएगा वो पास्ट फॉर्म में। फिर एक तरफ है इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट लाए हैं, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरी साइड में क्या होगा? अगर ये हुआ होता तो ये हो जाता, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये होगा। और ये जो सेकेंड, ये जो लास्ट वाला है, ये बात कहने का दूसरा मेथड है कि इफ को हटा दें, सब्जेक्ट के पहले हैड ले आए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी साइड में सेम है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस जहां तक सही चल रहा है उसके बेस पे डिसाइड करिए कहां तक सही है। इफ ड्राइवर्स ओबेड, यहां तक तो ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक मेथड होता है। इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, तो बाद में हमें क्या करना है? फ्यूअर एक्सीडेंट्स, यहां सी में मिस्टेक है, फ्यूअर एक्सीडेंट्स वुड अकर। अगर ड्राइवर जो है वो स्पीड लिमिट को मान लें तो कम एक्सीडेंट्स हो, अगर ये काम कर लें, पालन कर लें उसका, तो फिर कम एक्सीडेंट्स हो जितने होते हैं। फ्यूअर और लेस में क्या डिफरेंस है? फ्यूअर काउंटेबल के लिए आता है, लेस अनकाउंटेबल के लिए आता है। जैसे लेस वाटर कहेंगे, एक्सीडेंट्स को तो गिना ही जा सकता है। 27, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। कामली उन प्लेयर्स में से एक है जिनको सिलेक्ट किया गया है। तो कामली एक प्लेयर में से एक है, ये नहीं कह सकते थे, प्लेयर्स में से एक है, तो वन ऑफ, तो प्लेयर्स होगा।
वन ऑफ के बाद तो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल यूज होगा, नाउन प्रोनाउन जो भी हो, वन ऑफ देम कहेंगे, वन ऑफ अस, वन ऑफ द बॉयज ऐसे कहेंगे। अब हु क्यों आया है, क्योंकि हु इंसान के लिए आता है, पर्सन के लिए, तो हु का रिलेशन इस प्लेयर्स से है, हु का रिलेशन अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड से है। नेक्स्ट है, अब इसी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हु से जस्ट पहले जो है, इसी प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आगे का वर्ब आएगा, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा। ये हो जाएगा हैव बीन सिलेक्टेड। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड। तो मतलब उन खिलाड़ियों में से एक है जिनको सेलेक्ट किया गया। तो एक को तो सेलेक्ट नहीं किया ना, टीम को पूरा सेलेक्ट किया, पूरे टेस्ट मैच के लिए कई को सेलेक्ट किया, उसमें से एक कामली है। और ये द क्यों आया, इसको देखिए, ये पर्टिकुलर विशेष वाला द है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को सेलेक्ट किया, उनमें से एक ये भी है, उन वाले प्लेयर्स में से है जिनको सेलेक्ट किया। ईडियम का क्या मतलब है, I find myself in a position where I have to choose between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. एक तरफ डेविल है, एक तरफ बहुत गहरा समुंदर है। इसके लिए और ईडियम क्या होता है, बिटवीन सिला एंड कैरिब्डीज। इसका मतलब है एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों तरफ मुसीबत। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, तो किधर जाएं, सब दोनों तरफ मुसीबत है, दोनों तरफ बुरी चीजें हैं जिनमें से हमें चूज करना है। बिटवीन टू इक्वल इवल्स। सिला एंड कैरिब्डीज क्या है, एक सिला है, वो एक डेविल का नाम हो गया जो कैरिब्डीज है, और वो भी ऐसी दूसरा डेविल है, तो दो डेविल्स के बीच में है। वो पूरी एक कहानी है, वो तो अब बताने का भी टाइम नहीं, लेकिन सबका तीनों का मतलब है एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। 29 You may not realize it, but the weather in Barbados during Christmas is like New York in June. तुम्हें हो सकता है एहसास ना हो, बट द वेदर इन बारबाडोस, बारबाडोस में जो वेदर होता है क्रिसमस में, वो न्यूयॉर्क की तरह है जून में। क्रिसमस में तो ज़्यादातर ठंड होती है, बाहर वेस्ट में तो हम लोग देखते हैं कि स्नोफॉल भी हो रहा है, लेकिन वो जून की जो न्यूयॉर्क में जून में होता है वैसा ही है। अब देखिए क्या किसको कंपेयर कर रहे हैं, द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक न्यूयॉर्क। क्या न्यूयॉर्क की तरह है, बारबाडोस न्यूयॉर्क की तरह ये नहीं कह रहे, जो वहां का मौसम है वो न्यूयॉर्क की तरह है। तो जो ये वेदर है, वेदर को वेदर से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो मतलब है कि यहाँ पे दो सिटीज को, दो स्टेट्स, दो कंट्रीज ऐसे कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दोनों जगह के वेदर के बीच में। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक द वेदर इन न्यूयॉर्क। ये बोल रहे हैं ना, द वेदर इन बारबाडोस इज लाइक द वेदर इन न्यूयॉर्क, ये कहना चाह रहे हैं हम। दोनों जगह के मौसम के बीच में कंपैरिजन है। अब वेदर या तो आप इस तरह से सही करिए, लेकिन वेदर वर्ड दो बार आ रहा है, नाउन रिपीट हो रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छा होगा द वेदर इन बारबाडोस ड्यूरिंग क्रिसमस इज लाइक दैट इन न्यूयॉर्क। इज लाइक दैट इन न्यूयॉर्क क्यों कहा, दैट कहां से आ गया, ये दैट आया है प्रोनाउन के तरह, और इस दैट का मतलब है द वेदर। इस दैट का मतलब निकल रहा है द वेदर। तो मौसम वर्ड जो वेदर था वो रिपीट हो रहा था, उसकी जगह हम प्रोनाउन ले आए। तो इसका क्या रूल था कि वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे, और दूसरी चीज है दैट होगा सिंगुलर के लिए, और अगर कोई प्लूरल चीज होती तो फिर दोज लाते हैं, प्लूरल होगा अगर दोज लाएंगे। अच्छा, इसमें प्रेपोजिशन कौन सा यूज होगा, प्रेपोजिशन सेम यूज होगा। द वेदर इन बारबाडोस है तो उसी के हिसाब से, जब यहाँ पे इन था तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इन हो गया। आपको लग रहा हो कि ऑफ हो, द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन जो प्रेपोजिशन यहाँ है वही प्रेपोजिशन बाद में भी होगा। इधर ऑफ होता तो बाद में भी ऑफ होता, ये हो जाएगा। तो फिर इज लाइक न्यूयॉर्क नहीं, इज लाइक दैट इन न्यूयॉर्क। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, तो फिर आप उसको नंबर नोट कर लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, आई आंसर देयर।
मैसेज पे जो आप लोगों की ग्रुप बनी हुई है उस पर आप पूछ लीजिएगा, उसका नंबर एग्जैक्टली नोट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नंबर और किस दिन का क्लास है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप पूछ लीजिएगा उस पर। और लाइव क्लास अब जब होगी तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि मैसेज पे नहीं बताया जा सकता तो फिर आपको वही क्लास में हम लोग कर लेंगे। दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। अब ये सेंटेंस तो है बिल्कुल सही, है तो सही, लेकिन एग्जाम में नहीं माना जाएगा। आप जिस लेवल के आपके एग्जाम है तो उसमें देन के बाद क्या मानते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म को करेक्ट। मी बिल्कुल सही है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ट्रेडिशनल रूल ये है कि सब्जेक्ट लाइए तो देन आई करेंगे, या फिर एक और चीज कर सकते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब भी जोड़ दें। दो शी अपियर्स टू बी वेरी टॉल शी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई एम। टॉलर देन आई एम या टॉलर देन आई कुछ भी कर सकते हैं इसमें, तो टॉलर देन आई या टॉलर देन आई एम इसमें से कुछ करिए। और दो का मतलब है, हालांकि इसकी जगह हम ऑल्दो भी कर सकते थे, और दो और ऑल्दो के बारे में क्या रूल अलग से पूछा जाता है। दो और ऑल्दो का बिल्कुल सेम है, हालांकि यद्यपि दोनों के साथ बट का यूज नहीं हो सकता। येट है तो सही है और येट करेक्ट है, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, चाहे इसको यूज करें चाहे ना भी लाएं, अकेला ऑल्दो या दो जो भी है वो लाएं। तो यहाँ पे सी में मिस्टेक है। तो अब बहुत एक एक क्वेश्चन पे बहुत सारी इधर उधर की भी चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए हैं। तो अब आप इतना तो इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं कि आप इसको सब हैंडल कर सकते हैं कि इतनी सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। बस ये रिविजन का पर्पस क्या है कि सब कुछ आपको याद आता रहे, पढ़ा हुआ सब कुछ याद आए, एग्जाम से पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाएं। एस्पियोनेज का मतलब सिनोनिम इसका क्या है, स्केपगोट, स्पाइंग, ईव्सड्रॉपिंग या पाइनियरिंग। तो एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, दिस मीन्स जासूसी, जासूसी के लिए ये स्पाइंग वर्ड है, और ये स्पाई इसमें भी आ रहा है, स्पाइंग वर्ड हो गया। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा या फॉल गाय, या फिर कुछ बिगड़ जाए, कुछ किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाए तो किसी एक को ऐसा ढूंढ ले कि इस पे सारा इल्जाम आ जाए कि हम बच जाएं इल्जाम से, तो वो होता है बलि का बकरा या स्केपगोट या फॉल गाय। और ईव्सड्रॉपिंग का मतलब है छुप कर किसी की बातें सुनना, लिसन टू समबडीज कॉन्वर्सेशन सीक्रेटली। ईव्सड्रॉप के बाद ऑन का यूज होता है, अगर प्रेपोजिशन पूछा जाए तो ऑन आता है इसके साथ। एंड द पर्सन हु इज डूइंग दिस थिंग इज एन ईव्सड्रॉपर, वो ईव्सड्रॉपर हो जाएगा। पाइनियरिंग का मतलब है किसी चीज की शुरुआत करना, कोई चीज स्टार्ट हो तो उसमें जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं उस चीज की वो पाइनियर हुए। 32 व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, उसने मेरी किताबें कब वापस की थी। एक्टिव पैसिव, अब ऑप्शन ही इतने बेतुके हैं। व्हेन डिड ही रिटर्न है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज या वर और थर्ड फॉर्म। तो फिर व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न बाय हिम, बुक्स के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ये हो गया। अब ये एग्जाम में ऐसा ही सवाल आया था, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, शायद सीजीएल या सीएचएसएल किसी का है, उसका आपको दिखाया, क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि सीजीएल के लेवल का आएगा तो कुछ मुश्किल पेपर हो सकता है, ऐसा लेवल आता है, वैसा भी आता है। ऑप्शन देख के ही आप समझ जाएं कि बाकी तो विल कैसे हो सकता है, टेंस कैसे चेंज कर देंगे, हैज या आर। तो इतना टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि आसान लेवल आने के पूरे चांस हैं। एनिग्मा का सिनोनिम पेरिल, पजल, सेज या फियर। तो अगर जैसे हम लोगों ने क्लास की, अगर आपने उस तरह से कर लिया है, ई बुक से भी आप वो कैप करने में थोड़े सक्सेसफुल रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी वोकैबलरी हम लोगों ने वैसे भी की है, अगर प्रैक्टिस क्लास और ये जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हुई थी सबको मिला लें, रोज रात में मतलब रोज वोकैबलरी करते थे। एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब पजल, तो एनिग्मा का मतलब मिस्ट्री हो गया। और सेज का मतलब एक साधु होता है, सेज मीन साधु, या सेज का मतलब एक होता है वाइज, समझदार। सेज का मतलब एक समझदार हो जाएगा। फिर वाइज का जुडिशियस कह सकते हैं, सिनोनिम बहुत आता है। अब किसी के अगर लिख रहे हैं तो मतलब है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके आप कर लीजिए, हो सकता है यहाँ पे कुछ कम लिखे हो, किसी वर्ड के ज्यादा होते हो, तो आपको मिले तो लर्न कर लीजिएगा। सेगेशियस, फिर प्रूडेंट,
सेंसिबल, समझदार के लिए ये वर्ड्स हैं। फियर का मतलब डर, पेरिल मीन्स खतरा, डेंजर, डेंजर रिस्क, पेरिलस होगा तो वो खतरनाक हो गया, हैजर्ड, तो ये खतरे के लिए पेरिल। 34, ही ऑलवेज सीम्स टू गेट द लाइन शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। लाइन शेयर का मतलब क्या है ईडीएम का? इक्वल शेयर, मेजर शेयर, इनसिग्निफिकेंट पार्ट या मिनिमम। इनसिग्निफिकेंट क्या था? अनइम्पॉर्टेंट। लाइन को कैसा शेयर? अब जंगल में ऐसी कहानी पढ़ते हैं कि जंगल में एनिमल्स में कुछ बटा, आपस में बातें 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 करके डिस्कशन करके कुछ बटा, तो लाइन को छोटा शेयर देने की हिम्मत किसकी है? वो तो मेजर शेयर होगा उसका, ना बराबर देगा ना सब छोटा देगा। 35, आई विश आई वॉज अ मिलियनेयर, काश मैं मिलियनेयर होता। अब आपको लग रहा होगा कि लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लास्ट नहीं है, अभी हम लोग जम्बल्ड और क्लोज टेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चंस हैं। 45 क्वेश्चंस हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आई विश आई वॉज, काश ऐसा होता, ये अनफुलफिल्ड विश वाला रूल है। अनफुलफिल्ड विश के केस में कोई भी सब्जेक्ट हो वर ही यूज होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो वर आएगा। आई के साथ तो वैसे वॉज होता है, लेकिन यहाँ पे आई विश आई वर अ मिलियनेयर। एक ऐसे ही हम लोगों ने वर के साथ सिंगुलर के साथ भी वर का यूज कब किया था? जब एज इफ या एज दो हो। एज इफ या एज दो के बाद भी वर का यूज होगा। फिर एक चीज की थी इम्पॉसिबल, मतलब कोई इमेजिनेशन, इम्पॉसिबल सपोजिशन, कुछ सपोज कर लेना, अगर ऐसा होता, सपोजिशन। जैसे अगर मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो उसमें भी क्या करते हैं? सब इफ के बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वर करते हैं, और दूसरी साइड में वुड प्लस V1। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई देयर, ऐसे कहेंगे। 36, अपोप्लेक्टिक का सिनोनिम किया है हम लोगों ने इसका क्लास में, फ्यूरियस, परप्लेक्स्ड, एवरिशियस या मर्क्यूरियल। इन वर्ड्स के जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको लर्न होने चाहिए। ये बिल्कुल ना करिएगा बस मीनिंग कर लिया। एपोप्लेक्टिक का मतलब फ्यूरियस होता है, वेरी एंग्री। फ्यूरियस के बहुत सारे किए हैं, रेजिंग, फ्यूमिंग, बॉइलिंग, सीदिंग, तो काफी सारे, लिविड, मैड, क्रॉस। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड कहें, बेम्यूज्ड, पजल्ड, पजल्ड के हैं, फिर ऐसी है बेविल्डर्ड। ये कुछ लिखे हैं यहाँ पर, सबका मतलब है कंफ्यूज्ड होना। एवेरिशियस का मतलब है लालची, ग्रीडी, रेपेशियस, लालची के लिए आता है, ग्रीडी के लिए। मर्क्यूरियल का मतलब है वोलेटाइल, ये इसका सिनोनिम हुआ। मर्क्यूरियल का मतलब है जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब ऑफन चेंजिंग, ऑफन चेंजिंग, जो चीज जैसे किसी का मूड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और वो प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कब क्या कर दे, कुछ नहीं पता, तो वो अनप्रेडिक्टेबल। जैसे मर्क्यूरी होता है बहुत चेंज होता है, तो मर्क्यूरियल बहुत चेंज होता है। 37, टेम्परामेंटल टाइप का। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर ही हैज इवन लॉस्ट व्हाट ही हैड। इंप्रूवमेंट। अपना इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, किसी चीज की जगह पर, के स्थान पर। एक्सपैंड करने के बजाय, अपना साम्राज्य एक्सपैंड करने के बजाय उसने जो उसके पास था वो तक गंवा दिया, जो था वो भी गंवा दिया उसने। तो अब यहाँ पे ही हैज लॉस्ट की जगह क्या लाएं? ही लॉस्ट इवन व्हाट ही हैज, ही लॉस्ट इवन व्हाट ही वॉज हैविंग। वॉज हैविंग तो नहीं हो सकता, हैव का मतलब हम यहाँ पे ओनर वाला सेंस ला रहे हैं ना, कि वो किसी जिस चीज का मालिक था वो भी उससे उसके हाथ से चला गया। और ओन करने वाली सेंस के लिए हैव जो है वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता। आई एम हैविंग अ फोन, ये गलत है, आई हैव अ फोन होगा। तो ही वॉज हैविंग गलत हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में तो आएगा नहीं। लॉस्ट इवन वॉट ही हैड। अब आप देखिए इसमें, और उसने के अपना फैलाने के बजाय उल्टा गवा दिया।
अब जो उसके पास था उसको भी गवा दिया, जो उसके पास था उसको भी गवाया। और तो कौन सा टेंस आना चाहिए, जो पहले से था वो चीज गवा दी है, जो पहले से था तो पास्ट में था अब गवा दिया है ये कहेंगे। तो फिर ये हो जाएगा ही हैड लॉस्ट, ही लॉस्ट इवन वॉट ही हैड ये कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे इवन का रिलेशन किससे है, ये हमारा आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इवन का जिससे रिलेशन होता है उसके जस्ट पहले आता है। इवन का मतलब भी हो गया, इवन का जिससे रिलेशन है उसके पहले आएगा, तो हमारा किससे रिलेशन है। देखिए हम कहें कि अनूप भी आया था, अनूप भी आया था, इवन अनूप केम, मतलब जैसे और भी कोई आया होगा अनूप भी था। फिर इसी तरह अनूप से रिलेशन था, अनूप के पहले आया। नेक्स्ट है अनूप केम इवन येस्टरडे, मतलब अनूप कल भी आया था, अब हमारा रिलेशन येस्टरडे से है। उसी तरह से हमें यहाँ पे देखना था, इवन का रिलेशन येस्टरडे से उसके पहले आया, कल भी कह रहे थे तो अनूप के पहले आ गया। वैसे ही हमें क्या कहना है कि जो उसके पास था वो भी गवा दिया, तो इस पूरी चीज से इवन का रिलेशन था, इसके पहले आ गया ही लॉस्ट इवन व्हाट ही हैड, जो भी था वो उसने गवा दिया। 38 In the present scenario, the rich and poor of India are part of the global village. और हम लोगों ने जो ये क्लास जो क्वेश्चंस डाले हैं वो थोड़े से हाई लेवल के ही लेके चले हैं, मतलब कि बिल्कुल आपके एग्जाम में आने का बहुत इजी का चांस है, लेकिन आप अगर मुश्किल कर लेंगे तो आप आसान तो कर ही लेंगे। तो मुश्किल के लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि एक आध अगर मुश्किल भी आता है, एक आध आने का तो पूरा चांस है कि थोड़ा हाई लेवल का भी आएगा, तो आप उसके लिए भी रेडी होंगे। आसान तो सब कर लेंगे, तभी तो आप उन बच्चों से आगे ज़्यादा नंबर लाएंगे जब आप मुश्किल वाली चीज़ भी आपको पता होगी। इन द प्रेजेंट सिनेरियो द रिच एंड पुअर, अब ये क्या चीज़ है, ये वो वाला रूल है कि द के बाद हम एडजेक्टिव लाएं और बाद में कोई नाउन ना लाएं। द के बाद एडजेक्टिव हो विदाउट एनी नाउन, वैसे तो एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन से होता है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब होता है कि हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ग की बात हो रही है। तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज। ये होगा अमीर लोग गरीब लोग दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों के साथ द का यूज कर दिया। 39 अब इसके बाद जम्बल्ड है और क्लोज टेस्ट है। मर्डर ऑफ अ ब्रदर को क्या कहते हैं, साइड का मतलब होता है हत्या, जैसे सुसाइड किलिंग समबडी। तो भाई की हत्या के लिए क्या हो गया, फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड का मतलब भाई की हत्या, पेट्रिसाइड मतलब पापा से याद रखिए अपने फादर की हत्या, और मदर की हत्या भी वो भी सब लिख लेते हैं। वैसे आपको ये नोट्स भी इसके प्रोवाइड किए थे ग्रुप में एक पीडीएफ में कि किस साइड वाले या कुछ ऐसी वोकैबुलरी थोड़ी सी प्रोवाइड की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी आप इससे लर्न कर लें, तो वहां आप जाके देख लीजिएगा। पेरिसाइड का मतलब क्या होता है, ये मदर फादर या क्लोज रिलेटिव की हत्या, मदर फादर क्लोज रिलेटिव की को अगर कोई मारे तो वो होता है। होमिसाइड ये ह्यूमन से याद रखिए, किसी भी इंसान की हत्या, मतलब ही इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, बस किसी की भी हत्या है। और ये है मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड का मतलब हो गया मदर की किलिंग, मदर की हत्या। फिर है सोरोरिसाइड, ये सिस्टर की। फिर आपका है यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड मतलब वाइफ की। मैरिटिसाइड, मैरिटिसाइड का मतलब है हस्बैंड या वाइफ, हस्बैंड या वाइफ, वाइफ के लिए यूक्सोरिसाइड भी है और ये वर्ड भी है। तो मैरिटिसाइड, मैरी से याद रखिए हस्बैंड से शादी उसकी हत्या कर दी, तो हस्बैंड के लिए कोई एक सिंगल अलग से वर्ड नहीं है, ये मैरिटिसाइड दोनों के लिए आता है। फिर नेपोटिसाइड ऐसी है अपने भतीजे भांजे ऐसे की हत्या, तो जो बिल्कुल कॉमन है वो लिख दिए हैं। ऐसी एक जेनोसाइड आता है, जेनोसाइड वैसे, लेकिन आप उस नोट से सब पढ़ लीजिएगा, सब एक जगह आपको काफी सारे मिल जाएंगे। ये किसी एक कम्युनिटी के लोगों की हत्या, नरसंहार, कम्युनिटी के लोगों की हत्या, जैसे हिटलर ने करवाई थी, हिटलर से याद रख लीजिए, एक कम्युनिटी एक धर्म के एक रिलीजन के लोगों की हत्या, एक जाति के। और ज्यादातर तो इसमें कॉमन वाले हो ही गए। एक रेजिसाइड और याद कर लीजिए,
रेजिसाइड, REG का मतलब रॉयल होता है, किंग से रिलेटेड, इसी से रीगल बनता है। तो ये किंग की फैमिली, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, इनकी हत्या को कहेंगे रेजिसाइड। अब तो सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी शॉर्ट पे कर रहे हैं क्योंकि ये सब रिवीजन है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग डिस्कस कर पाए। अब ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया और इसके बाद 5 क्वेश्चंस वाला क्लोज टेस्ट आएगा, फर्स्ट ये लास्ट। अब अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आराम से इसको सॉल्व करिएगा, वैसे तो मुश्किल नहीं है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, मतलब अगर आपको है इसमें प्रॉब्लम, प्रैक्टिस इसकी थोड़ी करिए अब जितना भी टाइम है। फर्स्ट और स्टार्टिंग और एंड पता है हमें। I boarded a bus from Tilak Nagar to the railway station. अब मैंने तिलक नगर से रेलवे स्टेशन के लिए एक बस ली, बस पे मैं चढ़ गया, बोर्ड का मतलब मैं चढ़ गया उस पर। अब लॉजिकली कहानी टाइप क्या है, इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग व्हेन पीपल लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज अ फूल। ये बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि जब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं फूलिश हूँ। अब ये अचानक से फूलिश कहाँ से लगने लगा, अभी तो बस बस पे चढ़ा है, ऐसा तो कुछ काम नहीं किया है, कुछ गलती कर दी हो। तो पी ऑप्शन लग नहीं रहा बिल्कुल कि स्टार्टिंग में आएगा, लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं लग रहा, इसको हटा दें। अब एस या आर होगा, तो है ही टोल्ड मी दैट आई हैड बोर्डेड अ रॉन्ग बस, या तो एस लाना है यार। अब ये ही कौन है अभी हमें नहीं पता। प्रोनाउन तब यूज करेंगे जब नाउन, उससे रिलेटेड जो भी नाउन है वो दिया हो। ये मत समझिएगा कि प्रोनाउन, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि प्रोनाउन स्टार्टिंग में नहीं आता। ये कहा है अगर उस प्रोनाउन से रिलेटेड कोई नाउन है तो फिर पहले वो लाइए। तो यहाँ पे होगा ही टोल्ड मी, सबसे पहले नहीं होगा, आर होना चाहिए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, जब मैं बस पे चढ़ गया मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे सीट मिल गई। अब मैं श्योर था कि मैं, मेरी जो अब आगे की जर्नी है वो आराम से हो जाएगी। फिर है द कंडक्टर केम एंड आस्क्ड फॉर अ टिकट, अब कंडक्टर आया, उसने टिकट मांगा, मतलब आई आस्क्ड फॉर अ टिकट, मैंने मांगा। फिर है ही टोल्ड मी, अब ही कौन है, वही कंडक्टर है। नाउ वी हैव दिस ही अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बोर्डेड अ रॉन्ग बस, उसने बताया कि मैं तो गलत बस पे चढ़ गया हूँ। अब ये गलती की थी, उस गलती के हिसाब से इट वॉज एम्बेरसिंग व्हेन पीपल लुक्ड एट मी एज इफ आई वाज अ फूल, लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने बड़ा फूल हूं मैं। तो ये बड़ा एम्बेरसिंग था, तो आंसर हो गया सबसे पहले आर था, RQSP आंसर है। अच्छा अब चीज देखिए, इसमें एक है एज इफ। अभी क्या बताया था, एज इफ या एज दो के साथ आपको वर्ड लाना है, लेकिन जब हम लोग अभी तो प्रैक्टिस में जल्दी जल्दी सब कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने रूल किया था तो आपको बताया था कि एज इफ के साथ इज, एम, आर, वॉज, ये सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको वर्ड ही लाना है, वो ओल्ड इंग्लिश में है, मतलब न्यू मॉडर्न इंग्लिश में कुछ भी हो, हमें वर्ड लाना है। अब यहाँ पे वैसे अब एग्जाम में ही सेंटेंस आता तो हम वर्ड ही लाते, लेकिन इन्होंने कहीं से किसी कहानी से लिया होगा, तो कहानी में तो मॉडर्न ट्रेडिशनल सब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन हमें करना नहीं है। अब लास्ट क्लोज टेस्ट है 5 क्वेश्चंस का। He entrusted me dash the responsibility, dash that I was very mature and dash, but you know dash. Entrusted to the responsibility, entrusted me with, entrusted me by, entrusted me for। ये हम लोगों ने प्रेपोजिशन की जो प्रैक्टिस कर रहे थे तब किया था। इंट्रस्ट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है, इंट्रस्ट के साथ दो चीजें होती हैं, विद आता है या टू आता है, दोनों आते हैं, डिफरेंस देख लीजिए एक बार। ही एंट्रस्टेड मी with the responsibility, he entrusted me with the responsibility equal to he entrusted the responsibility, he entrusted the responsibility to me। ये दो चीजें हो सकती हैं, विद या टू के अलावा तो कुछ आएगा नहीं। फिर अब आप डिसाइड कैसे करें,
कि जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिस पर्सन को जिम्मेदारी दी जा रही है वो पहले लिखा हुआ है तो फिर विद लाइएगा, और अगर वो बाद में लिखा है तो फिर टू लाइएगा। बस ये है, पहले या बाद में। तो पहले लिखा है, जब पहले लिखा है तो विद लाएंगे। तो दे इंटरेस्टेड मी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, थॉट या थिंग्स दैट आई वॉज वेरी मेच्योर। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी ये सोचते हुए कि मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा मेच्योर हूं। ये सोचते हुए के लिए हो जाएगा थिंकिंग। तो दे इंटरेस्टेड मी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग दैट आई वॉज वेरी मेच्योर एंड डैश, मेच्योर एंड क्या, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट या विजडम, ये सोचते हुए कि मैं बहुत समझदार हूं। अब ये वाला रूल हम लोग है, क्लोज टेस्ट में क्या चेक होता है, आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी सभी कुछ चेक हो जाता है इसमें। तो ब्लैंक में तो कुछ भी हो सकता है भरना हो। अब एक प्रेपोजिशन में पढ़ी हुई चीज आई थी, फिर एक वो वर्ब से, पार्टिसिपल से रिलेटेड आ गया, फिर ये है एडजेक्टिव में पढ़ा है, एंड से 2 डिग्री ज्वाइन करेंगे तो वो सेम डिग्री होंगी, पॉजिटिव डिग्री होगी, मेच्योर एंड वाइज सेम डिग्री होगी। और वेरी का यूज किसके साथ होता है, वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, वेरी गुड, वेरी टॉल ऐसे कहेंगे, कंपेरेटिव के साथ नहीं आता, सुपरलेटिव के साथ नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे। और मैं हूं ऐसा, विजडम, किसी वर्ड में DOM लगा हो तो ये नाउन है, किंगडम जैसे कहें तो ये नाउन हो गया। तो हमें तो आई को डिस्क्राइब करने के लिए कोई एडजेक्टिव लाना था, आई को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव लाना है, सेम डिग्री में तो वाइज। बट यू नो डैश, अब ये एक ईडियम होता है, बट यू नो अदरवाइज, बट यू नो बिसाइड्स, ऑल्दो या इंस्टेड, ये एक ईडियम है, नो अदरवाइज। नो अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, ये पता होना कि इसका उल्टा सही है, ये पता होना कि इसका उल्टा सही है, इसका ऑपोजिट सही है। अब जैसे कहें कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है ये सोचते हुए कि मैं बड़ा समझदार हूं, बट यू नो अदरवाइज, मतलब तुम जानते हो कि इसका ऑपोजिट सही है, तुम जानते हो कि इसकी उल्टी बात है, मतलब है कि मैं तो बिल्कुल नासमझ हूं, मैं तो बिल्कुल सेंसलेस हूं, तो नासमझ हूं, मैं इमेच्योर हूं, तो इसका उल्टा सही है। जैसे कहें कि एवरीबडी थिंक्स ही इज अ नाइस मैन, एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज अ नाइस मैन बट आई नो अदरवाइज, हर कोई समझता है कि वो अच्छा आदमी है लेकिन मुझे पता है कि वो उल्टा ही है, मुझे पता है उल्टा है मतलब बुरा आदमी है। As a result, I made a mess of everything and was dashed because of it. और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अब जिम्मेदारी तो उन्होंने दे दी तो मैंने क्या किया, आई मेड अ मेस ऑफ एवरीथिंग, सब मैंने बिगाड़ दिया काम, एंड वॉज शेम फेस्ड बिकॉज ऑफ इट। स्लाई, इम्पर्टिनेंट या कॉर्डियल, कॉर्डियल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, इसके सिनोनिम क्या है, जीनियल, कंजीनियल, ये सब आपको लर्न होने चाहिए। फिर कन्विवियल, वॉर्म, वॉर्म ये हो जाएगा, और एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, ये सब हुए। और स्लाई का मतलब है सीक्रेट, सीक्रेट जो छुप के, थोड़ा सा चालाक टाइप का इंसान जो छुप के काम करे, सीक्रेटिव काफी हो तो वो हो जाएगा स्लाई। और सीक्रेट या फिर आप इसको चालाक वाली सेंस है तो फिर कनिंग कह सकते हैं, सीक्रेटली काम करे। जैसे ऑन द स्लाई, एक इडियम होता है ऑन द स्लाई, कोई काम ऑन द स्लाई किया जा रहा है तो वो सीक्रेटली किया जा रहा है, तो ऑन द स्लाई ये इडियम है, उसके लिए ये सीक्रेटली वर्ड है, उसके लिए सीक्रेटली। अब इसको थोड़ा हौच पौच हो गया, तो ऑन द स्लाई का मतलब सीक्रेटली। और सिर्फ स्लाई कहेंगे, सिर्फ स्लाई कहेंगे तो वो चालाक हो गया, कनिंग वाली सेंस है। शेम फेस मतलब शर्मिंदा हम लोगों ने किया था, जैसे कुछ गलती की हो तो फिर शर्मिंदगी फील हो रही हो, जैसे एम्बेरेस्ड है, शेम फेस्ड उसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्राइट, रिमोर्सफुल, अपोलोजेटिक, तो इसका मतलब है सॉरी, अपोलोजेटिक, शर्मिंदा, एम्बेरेस्ड। इम्पर्टिनेंट का मतलब है रूड, बदतमीज, इम्पोलाइट, डिसरिस्पेक्टफुल, तो इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट,
इंसोलेंट इसका सिनोनिम है, इम्प्यूडेंट सिनोनिम है, डिसरिस्पेक्टफुल ये सब सिनोनिम है। तो वो क्या होगा, उसने काम बिगाड़ दिया तो उसको शर्मिंदगी तो फेस होगी, वो फ्रेंडली नहीं हो जाएगा, चालाक नहीं हो जाएगा, ये नहीं कि वो बदतमीज हो गया एकदम, शर्मिंदगी होगी। तो बस ये लास्ट था, और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए। इसमें से कोई ऐसा हो, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा चल रहे हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, 45 एटलीस्ट क्वेश्चंस हो जाएं, और ज़्यादा प्रैक्टिस अभी ज़रूरी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपने पढ़ी तो सब है, लेकिन वो सारी एक बार आपको एग्जाम से पहले याद आ जाए। तो ये पर्पस इस क्लास का है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अभी वापस वीडियो में जाके आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एटलीस्ट नंबर नोट कर लीजिए, वो क्वेश्चन नंबर क्या था, और फिर आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा और वहाँ पे जवाब दे देंगे। अगर लंबा जवाब होगा तो हम लोग लाइव क्लास में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर लाइव भी आगे अब जल्दी होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय।